एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सी स्थितियां आती हैं। वह कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है, कभी परेशान होता है, कभी नाराज होता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। कभी कभी वह शांत होता है, कभी कभी वह एक्साइटेड होता है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में वह समय भी आता है जब वह उस विशेष स्थिति में होता है जब वह राहुल गांधी होता है। राहुल गांधी होना व्यक्ति के जीवन की वह स्थिति है जब वह सभी प्रकार के भय, दुख, संताप, सुख, नियम, संयम, यश, अपयश, जय, पराजय और यहां तक कि जीवन के सामान्य वास्तविकताओं से भी दूर होता है। परम आदरणीय माननीय राहुल गांधी ऐसे तो भारत गणराज्य की संसद के लोकसभा के 547 सांसदों में से सिर्फ एक सामान्य सांसद हैं, लेकिन उनके किसी भी कार्य को आप सामान्य या मानवीय भी नहीं कह सकते। वो एक ऐसे देश के भाग्य विधाता के रूप में देखे जाते हैं जो इतिहास में सोने की चिड़िया था और भविष्य में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय राजनीति के उस दौर में जब सब कुछ सिर्फ एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी के चारों तरफ घूमती दिखती है, आदरणीय राहुल गांधी हवा के उस ताजे झोंके की तरह दिखते हैं जो सीधे पंजाब के खेतों से उठकर उत्तर प्रदेश में मां गंगा की जीवनदायिनी परम पवित्र धारा से होते हुए देश के विभिन्न क्षेत्रों को अपने अलौकिक और दिव्य तेज से प्रभावित करती दिखती है। एक ऐसे समय में जब विश्व भारत को एक विश्व शक्ति के रूप में देखता है, कांग्रेस पार्टी द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके राहुल गांधी जी को अमेरिकन लाल गेहूं खाने वाले देश के समय के एंग्री यंग मैन के रूप में दिखाया जा रहा है। आदरणीय राहुल गांधी चीखते, चिल्लाते, लड़ते, झगड़ते, लोगों की आवाज उठाते दिखाई देंगे, इसकी कल्पना तो हर एक भारतीय करता है। लेकिन राहुल गांधी जी 5 साल पहले के मोदी ने आपकी जेब से पैसे निकालकर अडानी की जेब में डाल दिए से आगे बढ़कर बस पर चढ़े और उत्तर प्रदेश में जाकर ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखती हैं और क्या आप ओबीसी हैं, क्या आप SC ST हैं वाले बस स्टैंड पर उतर गए। अगर किसी नवजात शिशु को कोई खिलौना दिखाकर छज्जे पर रख दिया जाए तो वह बार बार उस छज्जे पर जाकर उस खिलौने को प्राप्त करने की कोशिश करता है। नहीं, यह एनालॉजी आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए नहीं है, बल्कि यह बताने के लिए है कि देश को उस खिलौने की तरह समझकर आदरणीय राहुल गांधी जी बार बार आग पर चढ़ चुकी जाति व्यवस्था की उस हांडी को दोबारा चढ़ाना चाहते हैं जिसकी तली जलकर गायब हो चुकी है। पिछले चुनावों के आपकी जेब से पैसे निकालकर अंबानी अडानी के जेब में डाल दिए से लेकर आज उत्तर प्रदेश में ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखती हैं तक राहुल जी की उम्र भले 5 साल बढ़ चुकी हो, लेकिन उनकी समझ अभी भी 1990 वाले दौर के भारत में रुकी पड़ी है। कोई व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, सुधार करता है, गलतियां न हो इसकी कोशिश करता है, लेकिन जब वह सब कुछ करके कुछ भी न कर पाने की स्थिति में होता है तब वह फिर से उसी गलती को दोबारा करने के लिए प्रेरित हो जाता है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति अपने किसी काम में बार बार असफल हो जाता तो शायद उस काम को दूसरे तरीके से करने की सोचता या फिर उस काम को करता ही नहीं। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी न सामान्य है न व्यक्ति। मुझे गलत न समझें, राहुल गांधी जी पूरा का पूरा एक व्यक्तित्व है जिसकी व्याख्या आरंभ में ही की जा चुकी है। जिस व्यक्ति के परनाना देश के प्रधानमंत्री रह चुके हों, जिसकी दादी देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हों, जिनके पिता देश के प्रधानमंत्री रह चुके हों और जो स्वयं 20 सालों से सांसद हो, वह जब किसी ट्रक पर चढ़कर चिल्लाते हुए किसी व्यक्ति से उसके कंपनी के मालिक का नाम, उसके मालिक की जाति पूछता है और उसके समर्थक उसके इस बेढंगे से कोलाहल पर लहालोट हो जाते हैं, तो बिहार के बारातों में बजने वाला गाना हमर पियवा चलावे डीजल गड़िया, डीजे राहुल, डीजे श्रवण, 98727 जैसी आवाजें आपको सुनाई देने लगती हैं और आप एक वोटर के तौर पर यह सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारी ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से मोदी की तमाम खामियों के बावजूद हमें ऐसा कोई नहीं मिल रहा जिसमें हम अपनी आशाओं, अपनी उम्मीदों को देखें और अपना बहुमूल्य वोट देकर चुन सकें। आदरणीय कुमार विश्वास जी जिस कविता पाठ से आज कवि और साहित्यकार के रूप में स्थापित हैं, वह उन्होंने सन 2004 के किसी कार्यक्रम में पढ़ी थी। उस कविता पाठ के दौरान उन्होंने तब की लोकप्रिय अभिनेत्री आदरणीय ऐश्वर्या राय का जिक्र करते हुए कहा था, वह स्त्री सुंदर ही इतनी है, ऊपर वाले ने पूरी समर वेकेशन खराब करके बनाई है। साहित्यिक वाक्पटुता के इस उदाहरण के साथ शायद भविष्य के राहुल गांधी जी को ध्यान में रखते हुए ही उन्होंने उसी कविता पाठ के दौरान यह भी कहा था कि जब व्यक्ति के कुंवारेपन की एक्सपायरी निकल जाए तो उसे बम बम भी छमछम की तरह सुनाई देता है। आदरणीय राहुल गांधी जी अविवाहित हैं और ऐसे में उनके द्वारा ऐश्वर्या राय जी के बारे में जिस तरह की टिप्पणियां विगत दिनों में की गई हैं, वह सिर्फ एक महिला के लिए अपमानजनक ही नहीं बल्कि श्रोता के तौर पर आपको भी कहीं ना कहीं स्वाधीन और बदतमीजी सी लगती है। आदरणीय राहुल गांधी जी के सलाहकार
यदि सच में उनको सफल होते देखना चाहते हैं तो उनको पहले राहुल जी को विवाह करने की सलाह देनी चाहिए, ताकि वो इस प्रकार के सेक्सिस्ट और बदहवास टिप्पणी करना बंद कर दें। हालांकि उनके उपस्थित भीड़ उनके इस बेढंगे कमेंट पर भी आनंदित होती है, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि यह कांग्रेस को समर्थन करने वाली भीड़ है, तो आपको इस भीड़ के साथ भी एक हमदर्दी हो जाती है। आदरणीय राहुल गांधी जी के इस कमेंट को आदरणीय स्मृति ईरानी जी द्वारा सिर्फ एक शब्द में घटिया और सिर्फ घटिया कहे जाने के बावजूद कहीं ना कहीं आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या एक नागरिक के तौर पर आपके पास कोई विकल्प नहीं है और सिर्फ एक ही व्यक्ति को उसकी तमाम अच्छाइयों की बजाय दूसरों की बुराइयों की वजह से चुनना कहीं ना कहीं आपके लिए निराशा पैदा करने वाला नहीं है। लेकिन फिर आपको इन सब के बीच कांग्रेस के बाकी के नेताओं को ताल ठोककर राहुल जी की ऐसी बेहूदगियों को ढकते हुए देखकर यही याद आता है कि कहीं ना कहीं यह न केवल एक जानबूझकर किया गया काम है, बल्कि आपको यह बताने के लिए किया जा रहा है कि आप एक नागरिक के तौर पर ऐसे लोगों को देखने और शायद चुनने के लिए अभिशप्त हैं। आदरणीय राहुल गांधी एक संभ्रांत कुल से आते हैं। कई बार अप्रत्याशित रूप से उन्होंने अपने आप को जनेऊधारी ब्राह्मण घोषित किया है, लेकिन तमाम तरह की जातिवादी राजनीति के बावजूद देश को ब्राह्मण शब्द से आज तक इतनी नफरत कभी नहीं हुई जितनी आदरणीय के इस कथन और कृत्य के बाद हो गई है। आदरणीय राहुल गांधी जी एक असफल राजनीतिज्ञ हैं। वह जिस तरह की बौद्धिक क्षमता का परिचय देते हैं वो यह सुनिश्चित करता है कि यदि राजनीति के बजाय वो किसी दूसरे क्षेत्र में होते तो भी वह इतने ही असफल होते। लेकिन इन सब के बावजूद एक व्यक्ति के तौर पर वो उस समय ज्यादा सम्मानजनक जीवन जी पाते जितना आज उनको प्राप्त है। एक संभ्रांत कुल से आने की वजह से शायद उनको अपनी हार से बहुत ज्यादा फर्क न पड़ता हो, पर कांग्रेस पार्टी के समाप्त हो जाने से हम जैसे अनेकों नागरिक और कांग्रेस के नेताओं को अवश्य निराशा हो जाती है। सवाल आदरणीय राहुल गांधी जी से ज्यादा उनके सलाहकारों पर भी उठता है कि क्या वो आदरणीय राहुल गांधी जी को राजनीति में सफल होते देखना भी चाहते हैं या सिर्फ अपना बिल भारी करते हुए अपनी नौकरी ही बचाना चाहते हैं। आखिर कौन ऐसा सलाहकार, कौन ऐसा भाषण लेखक होगा जो दीवार पर साफ साफ लिखी हुई इबारत को पढ़ने की बजाय आदरणीय राहुल गांधी जी को इस तरह की वाहियात बातें और हरकतें करते हुए देखना चाहता है और यह भी उम्मीद करता है कि उनके इस तरह के वाहियात बातों के बावजूद वह चुनाव जीतने में सफल होंगे। मुझे एक व्यक्ति के तौर पर आदरणीय राहुल गांधी जी से हमदर्दी है। मुझे 2005, 6, 7, 8 के वो राहुल गांधी याद आते हैं जो अपने हर एक भाषण में युवाओं को राजनीति में आने को प्रेरित करते हुए दिखते थे। मुझे वो राहुल गांधी जी भी याद आते हैं जो 2013 में सजा याफ्ता नेताओं को बचाने वाले शासनादेश को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ते हुए दिखते थे। हालांकि तत्कालिक सरकार के लिए यह एक झेपने वाली स्थिति थी, लेकिन एक मतदाता के तौर पर मेरे लिए यह उम्मीद जगाने वाला था। उस दौर में मुझे आदरणीय राहुल गांधी जी डिलीवर करने वाले यंग मैन की तरह दिखते थे, लेकिन आज उनको एक्टिंग करने वाला एंग्री यंग मैन बनाने की कोशिश की जा रही है जो बेहद खराब एक्टिंग करता है और उससे भी ज्यादा खराब प्रभाव छोड़ता है। मुझे आदरणीय राहुल गांधी जी के सलाहकारों से भी हमदर्दी है। निश्चित तौर पर वो अपने क्षेत्र के बहुत अकम्प्लिश्ड लोग होंगे, तभी देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे ज्यादा समय तक देश पर अक्षुण्ण राज्य करने वाली पार्टी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को चमकाने के लिए उन लोगों को चुना है। लेकिन मुझे उन सब से एक बात की शिकायत है कि वो अपना काम एक प्रोफेशनल के तौर पर नहीं बल्कि अपने बॉस को खुश रखने वाले एक कर्मचारी के तौर पर कर रहे हैं। वो अपने बॉस को ऐसे पॉइंट्स, ऐसे एनालिसिस नहीं दे रहे हैं जिससे वो बेहतर संवाद करें और सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुंचा सकें, बल्कि वो लोग अपने बॉस को ऐसे नारे पकड़ा रहे हैं जो शायद आदरणीय राहुल गांधी जी रट लेते हैं और फिर इस प्रकार बताते हैं कि वो और भी ज्यादा बेस्वाद और भी ज्यादा कड़वा हो जाता है। हालांकि इसके बाद मुझे भाजपा के वो बेहद रणनीतिक सलाहकार और राजनीतिज्ञ याद आते हैं जो अपने प्यादों को दूसरे पक्ष में सेट कर लेने के लिए मशहूर हैं। एक वोटर के तौर पे मुझे देश के नागरिकों और मतदाताओं से भी हमदर्दी है कि वो इस प्रकार के विकल्पों की उपस्थिति के कारण किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को चुनने के लिए मजबूर हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि या तो आप अपने आसपास के सलाहकारों को नौकरी से तत्काल बर्खास्त करें या फिर उनको आपकी आलोचना करने और आपके बदले जा सकने वाले एटीट्यूड को बताने के लिए प्रेरित करें, ताकि एक राजनीतिक दल और देश को एक राजनीतिक विकल्प दे पाने में सक्षम पार्टी के तौर पर आपकी पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति को आगे लाकर नेतृत्व दे सके जो देश की राजनीति को ज्यादा प्रतिस्पर्धी और ज्यादा जन कल्याणकारी बना सके, और आप फिर 2004 से पहले की तरह नेपथ्य में जाकर कोई ऐसा काम कर सकें जिसमें आप ज्यादा सफल हों और ज्यादा सम्मानजनक जीवन प्राप्त कर सकें। आदरणीय राहुल जी, मैं आपके एक शुभचिंतक के रूप में आपको यह बताना चाहता हूं
कि ये बिक गई है गवर्नमेंट कहने वाली उस पाकिस्तानी आंटी की तरह आपके आसपास के सलाहकार भी ये बिक गई है सलाहकार मंडली, ये सब मिलके आपको पागल बना रहे हैं डैश डैश डैश। इस बवाली और नाकाम करने वाली भीड़ के पुरातन, सड़े हुए और दगे कारतूस जैसे सलाहों से बचकर जितनी जल्दी आप अपनी पार्टी के आदरणीय अजय माकन, आदरणीय सचिन पायलट जैसे बचे खुचे व्यवहारिक और नेचुरल लीडर्स को आगे करके नेतृत्व करने का अवसर देंगे और साथ ही आप और आपका परिवार राजनीति से बाहर हो जाएगा, उतनी जल्दी कांग्रेस फिर से सत्ता प्राप्ति में सक्षम एक राजनीतिक दल के रूप में सामने आएगी। अन्यथा कांग्रेस और अपने स्वयं को राजनीतिक रसातल में ले जाने के लिए यह देश हमेशा आपको और आपकी सलाहकार मंडली को याद करेगा। सादर प्रणाम।